प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है ये प्योर कंसनट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये कलरलेस होता है और सिरपी लिक्विड होता है। सिरपी लिक्विड का मतलब सिरप होते हैं जिस तरीके से जो दवाई वगैरह होती है ना, थोड़ी सी विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है उनकी, तो सिरपी लिक्विड होता है ये। इट इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, और इसी वजह से इसे किस नाम से भी जाना जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से केमिकल को ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.84 होती है, बॉइलिंग पॉइंट 590 केल्विन होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 283 केल्विन होता है। ये आप ध्यान रखें, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना रहेगा, 283 केल्विन। ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा रहता है, हाईली कोरोसिव। कोरोसिव का क्या नेचर होता है, कोरोसिव का क्या मतलब होता है, बर्निंग इफेक्ट जो होता है उसे शो करता है। बर्निंग इफेक्ट शो करेगा मतलब क्या है कि अगर कपड़े के ऊपर गिर गया मान लो तो कपड़ा बर्न हो जाएगा। कोरोसिव का मतलब एक तरीके से कोरोजन खा जाना उस चीज़ को। तो अगर स्किन के ऊपर गिर गया तो स्किन के अंदर भी बर्निंग इफेक्ट कॉज करेगा। मतलब जिस भी चीज़ के ऊपर गिरेगा वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट ये कॉज करता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कोरोसिव, हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल है, क्योंकि जिस भी चीज़ के ऊपर ये गिरेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में रिएक्ट जरूर करेगा। तो जितने भी मार्बल के कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी जितनी भी फॉर्म होती है उन सबके साथ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन के ऊपर गिर गया, मान लो आप काम कर रहे थे लैब में और कंसनट्रेटेड जो है वो हाथ वगैरह के ऊपर गिर गया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर गिरा है तो कोरोसिव नेचर का होता है, तुरंत जो स्किन होती है इसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और उस पूरे एरिया को बर्न कर देता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तुरंत जो आइस कोल्ड वाटर है उससे अपने हाथ को बार बार धोते रहिए जब तक आप धो सकते हैं। जितना डाइल्यूट होगा उतना ही रिलीफ मिलेगा। तो जो कोरोसिव नेचर है, कपड़े पे गिर गया उसे जला देगा, कागज पे गिर गया उसे जला देगा, तो इस टाइप का जो नेचर होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके बाद हाई विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी होती है यानी इसके अंदर जो गाढ़ापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से एसोसिएट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रेजेंट है, H2SO4 है, हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये दो ऑक्सीजन हो गए, एक सल्फर हो गया, ये एक OH और ये दूसरा OH, ठीक है, H2S 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन, यही है 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा इसका वो भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे देखो है ना, ये OH यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो है वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर कोई तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसकी जो हाई विस्कोसिटी होती है उसके पीछे क्या रीज़न है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। अब है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए स्ट्रॉन्गली एफिनेटेड रहता है, वाटर के अंदर बहुत इजीली डिजोल्व हो जाता है। और जब भी वाटर के अंदर ये डिजोल्व होता है, मतलब सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस टाइम पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक नेचर का होता है यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट एनर्जी होती है उसे ये रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल मोलरिटी होती है वो होती है 36 मोलर, और जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है 18, ठीक। तो इसकी जो लैब के अंदर जो कंसनट्रेटेड केमिकल लेके आते हैं उनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी जो है वो फिक्स रहती है। तो H2SO4 की तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनकी कुछ ना कुछ मोलरिटी या नॉर्मेलिटी प्रेजेंट रहती है। तो ये वाटर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एफिनेटेड रहता है। तो आप एक चीज़ इसमें और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कभी भी अगर मान लो हम काम कर रहे हैं, और अगर कभी भी हम काम कर रहे हैं तो देखिए, अगर जैसे डाइल्यूशन करना है हमें H2SO4 का, तो उस टाइम के ऊपर क्या करेंगे, हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे या वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे। मान लो आपने कोई भी बीकर वगैरह ले लिया, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर क्या लेके चलेंगे, हम वाटर को पहले से ही फिल कर लेंगे डाइल्यूट जब करेंगे तो। जैसे मान लो जो ये उल्टा लिख दिया भाई, जो मोलरिटी है वो 18 होती है और जो नॉर्मेलिटी है वो 36 रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल है 36 नॉर्मल।
तो यहाँ पे जो वाटर है वो पहले से ले लेंगे। इसके अंदर या तो आप एक ग्लास रोड डाल दें, ठीक है, और जब भी आप एसिड डालेंगे तो इस ग्लास रोड के बिल्कुल साथ साथ डालना है ताकि इसके साथ साथ ये वाटर के अंदर ऐड हो जाए। या फिर क्या करना है आपको कि इस वाली ग्लास वॉल के साथ ड्रॉपर की हेल्प से आप डालें, वो इसके अंदर चला जाएगा और डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ना करें कि बीकर ले लिया और उसके अंदर हमने भर लिया एसिड, ठीक है, और गए ऐसे झूमते हुए वहां पे, और जो वाटर है इसके अंदर जितना भी था डाल दिया, वो तुरंत पूरा स्प्लिट अप होकर बाहर आ जाएगा एकदम से। मुंह पे भी गिर सकता है, या फिर हमारे जब आप लैब में काम करते हैं तो साथ में फ्रेंड्स वगैरह खड़े हैं तो उनको भी हार्म हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, दिस इज द राइट मेथड, दिस इज द इनकरेक्ट मेथड। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हम कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब एसिडिक नेचर भी शो करता होगा ये। तो एसिडिक नेचर किस तरीके से शो करेगा, अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन देता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो एसिडिक होगा। जब H2SO4 डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अभी भी HSO4 के पास एक हाइड्रोजन और भी है, तो जो HSO4 नेगेटिव है ये एक H पॉजिटिव और दे सकता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SO4 2 नेगेटिव के अंदर। यानी एक H2SO4 ने कितने H पॉजिटिव आयन दिए, एक तो यहाँ पर दिया है और एक यहाँ पे, यानी टोटल कितने दे दिए, 2 आयंस दिए हैं इससे। इसका मतलब क्या है, ये हाईली एसिडिक नेचर का है, इजीली H पॉजिटिव आयंस जो हैं उन्हें ये दे रहा है। और इसके लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मानो NaOH है, बेस है, हमें पता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में। H2SO4 क्या है, एसिड है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ कंफर्म की है कि H पॉजिटिव आयंस के साथ ये रिएक्ट करेगा। या फिर आप pH चेक कर सकते हो, इसका लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हो, उनसे कंफर्म हो जाएगा कि एसिडिक नेचर का है। तो ये बेस है और ये एसिड है, एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, सोल्ट। तो यहाँ पे कौन सा सोल्ट बनेगा, Na2SO4, ये तो बन गया सोल्ट आपका, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वो सिर्फ कब पॉसिबल होती है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि H2SO4 जो है वो क्या है, एक एसिड है। और एसिड भी किस नेचर का है, ये मिनरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। कैसा है, मिनरल एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का एसिड है। ये सारी बातें हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ये चीज़ कंफर्म करवा देंगे कि ये एसिडिक नेचर का होता है। बाकी इतने भी सफिशिएंट हैं जो हमें ये बता देंगे कि ये एसिडिक ही है। ओके, इसे रब कर देते हैं एक बार, और जो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको समअप किया गया है। यहाँ पे सेंटर के अंदर मैंने H2SO4 ले लिया, क्योंकि हम सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे जिनके अंदर H2SO4 का यूज़ किया जाता हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेटल है, मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड और मेटल जो होती हैं वो एक साथ जब रिएक्ट करती है तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर जो है वो H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इस केस के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। इसी तरीके से जिंक के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, साथ में जो H2 गैस है वो रिलीज हो रही है। C12H22O11 शुगर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मिल रहा है, ठीक है, प्योर जो कार्बन ब्लैक होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 तो वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। इसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसी तरीके से जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है बट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज जो कि कितनी है 343 केल्विन, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया बीच में, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है, इसका डिहाइड्रेशन हो गया और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सेम अगर अल्कोहल लिया है लेकिन टेम्परेचर रेंज कितनी कर दी हमने 410 केल्विन, तो उस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन टाइप है वो चेंज हो जाएगी। अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ईथर मिलेगा, ठीक है, ROR जो ग्रुप होता है, तो CH3 CH2 O CH2 CH3, तो ईथर जो है वो हमें ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से जो H2SO4 है ये डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जनरेट करता है। इसी के साथ
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और HCl जैसे ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसी गैसेस हैं जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करेंगी। तो ये नोट डाल के साथ में जरूर लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीजें रिएक्ट नहीं करेंगी। अब बेटा इसमें देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी जो H2SO4 है ये काम करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किस रीजन की वजह से करता है? जब भी H2SO4 को हीट किया जाता है और जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो ये कन्वर्ट होता है H2O के अंदर, साथ में SO2 और साथ में ऑक्सीजन जनरेट होता है। ये जो ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। किस टाइप का ऑक्सीजन है? ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज के ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर के पीछे। तो यहाँ पर देखिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन के अंदर H2SO4 डाला, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो H2SO4 थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन करेगा और ये इसे पूरे को किसमें कन्वर्ट करवा देगा? यहाँ पे देखिए SO2 था, SO2 बन गया, H2O था, H2O भी बन गया, एक कार्बन फालतू था, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ अटैक किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 के अंदर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। इसी तरीके से S8 है, H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 प्लस H2O के अंदर। अब यहाँ पे SO2 मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 ही एटम है जिनसे ये कंपाउंड बना है, तो जो प्रोडक्ट है वो भी इसी रेंज के बनेंगे। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा भी रिएक्शंस हैं, आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एक ही लिखी है। कॉपर को भी जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट के अंदर, साथ में SO2 गैस बनती है और साथ में H2O बनता है। ठीक है, इसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बने, यानी जब भी हम किन्हीं लिक्विड सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करें तो उनके अंदर जो एक प्रोडक्ट है वो क्या बने? हमेशा प्रेसिपिटेट, सॉलिडिफाई हो जाए। तो यहाँ पर ये व्हाइट कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ भी दोनों के अंदर ही किस कलर के पीपीटी बनते हैं? व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। BaCl2 को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? BaSO4 के अंदर और साथ में HCl मिलता है। इसी तरीके से CaCl2 को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये CaSO4 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाता है और इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ये क्या करेंगे? दोनों नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जिस भी टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, जिस भी चीज़ के अंदर हम रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये रिएक्शन देखिए, H2SO4 है, H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, H2SO4 है, SO2 ले लिया, एक OH इधर लगा दिया और एक OH इधर लगा दिया, बात तो वही है। ऑक्सीजन तो 4 है, हाइड्रोजन 2 है और एक सल्फर है। इसे जब PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो एक OH यहाँ से चला जाएगा, OH नेगेटिव, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक OH की जगह क्या आ गया? यहाँ से एक क्लोरीन आ गया और POCl3 प्लस HCl जो है ये इसके साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैंने PCl5 एक्सिस में ले रखे हैं, ठीक है, ज्यादा लिए हुए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये OH तो चेंज हो ही जाएगा क्लोरीन के अंदर। अगर फालतू ले रखे हैं, एक PCl5 सिर्फ एक OH को रिप्लेस करवा सकता है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 PCl5 ले लेती तो वो क्या करेगा? इस OH को भी रिप्लेस करवा देगा, यानी यहाँ पर भी क्या चीज आ जाएगी? Cl। बाकी साइड प्रोडक्ट एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये लास्ट रिएक्शन है इसकी। KClO3 को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच होता है और ये भी दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। जब इन्हें हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है KHSO4 के अंदर, HClO4, ClO2 और H2O के अंदर। एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये रिएक्शन भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर कंप्लीट जो केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी थी इसकी, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर बचती है तो वो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। 2 डबल बॉन्ड रहेंगे ऑक्सीजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड रहेंगे जहाँ पर OH अटैच रहेगा। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 157 पिकोमीटर रहेगी और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर रहेगी। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा इसमें जो सल्फर है। और दूसरा इसकी जो ज्योमेट्री है वो रहेगी टेट्राहेड्रल टाइप की इसकी ज्योमेट्री रहेगी और हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। या तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कंप्लीट को, लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा, H2SO4 है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो
आयन है वो भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे, और इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, इसकी डायरेक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारे जो बॉन्ड हैं ये अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल जो इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड के वो डीलोकलाइज करते रहेंगे पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर, और इस तरीके से जो डबल बॉन्ड है वो इन सारे ऑक्सीजन के पास नंबर वाइज जाता रहेगा। तो इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि टेट्राहेड्रल तो रहेगा लेकिन इसके अंदर जो डबल और सिंगल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज करते रहेंगे। इसका मतलब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ की जा सकती है। जैसे यहाँ पर अगर हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें इसकी, तो देखिए इस तरीके से कर दें, एक H पॉजिटिव यहाँ से गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और एक H पॉजिटिव यहाँ से गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन जाएगी, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा तुरंत इसका जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बन जाएगी, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल रहेगा। तो इस तरीके से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो सिंगल और डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ होनी पॉसिबल है, और ये हाईली स्टेबलाइज है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिकली स्टेबलाइज रहता है, तो ये हाईली स्टेबल है। दूसरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे जाना जाता है किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल। ऐसा क्यों कहा जाता है, किसी भी नेशन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हाईली रिक्वायर्ड रहता है। यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड रहती हैं। इसके अलावा भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं उनमें बहुत सारी के अंदर H2SO4 का यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इतना ज़्यादा कंजम्पशन है इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस वजह से इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। इसके यूजेस जो हैं वो आपने साथ साथ देख लिए हैं वैसे, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी जो पर्पस हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड लॉट्स ऑफ अदर यूजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो यूजेस आप खुद से देख लें एक बार बुक में और अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें। सल्फ्यूरिक एसिड आपका ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ जो ऑक्सीजन फैमिली थे इसके जितने भी मेंबर थे, जो भी कंपाउंड थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो क्लोरीन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है, हेलोजन फैमिली जिसे बोलते हैं हम, उसको स्टार्ट करेंगे, यानी 17th ग्रुप को लेके चलेंगे।